तो लास्ट लेक्चर में जो एप्लीकेशंस हम देख रहे थे गॉस लॉ के, तो उसमें हमने स्फेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस करी थी। और स्फेयर में हमने दो केसेस लिए थे। एक ऐसा स्फेयर लिया था, एक तो जिसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता था यूनिफॉर्मली, और उसके बाद में हमने एक ऐसा स्फेयर लिया जिसमें वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो एक बार मैं उनको रिकैप कर लेता हूँ और उनको हम आगे भी कहीं ना कहीं अप्लाई कर पाएंगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अंदर। तो लेट अस रिकैप। तो एक सिचुएशन ये थी जिसमें एक होलो स्फेयर था, या होलो अगर नहीं भी था तो चार्ज जो था सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे था। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कि चार्ज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस सरफेस ओनली, और ये जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देयर आर टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस स्फेयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस स्फेयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो इस तरीके का जो चार्ज होता है इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म distributed charge on a spherical layer, on a spherical thin layer भी बोल सकते हैं इसको, spherical thin layer और thin shell, whatever you call। तो जो भी इस तरीके की एक स्फेरिकल लेयर होती है, स्फेरिकल थिन शेल होता है, अगर उस पर आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रखते हो तो वो अपने अंदर के किसी भी पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये पॉइंट जितने ही पॉइंट्स हैं, ऑल दिस पॉइंट्स हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। तो जितने भी ये पॉइंट्स हैं वो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह आप इसका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो कि एनी स्फेरिकल लेयर वो अपने अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगी। शर्त यही है कि चार्ज उस स्फेरिकल लेयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। और अगर हम बाहर के पॉइंट की बात करते हैं तो इस तरीके का जो भी यहाँ पर ये स्फेयर है वो बाहर वाले पॉइंट के लिए बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है कि सारा का सारा चार्ज अपने कंसंट्रेट कर दिया इस पॉइंट के ऊपर। तो दिस सिस्टम फॉर आउटसाइड पॉइंट के लिए जो सिस्टम है ये बिल्कुल वैसे बिहेव करता है जैसे ये आर डिस्टेंस पे पॉइंट है। तो ऐसा लगता है कि क्यू चार्ज पॉइंट चार्ज और ये आर डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर सिमिलरली टू दी पॉइंट चार्ज। तो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए कैसा बिहेवियर है, अंदर वाले पॉइंट्स के लिए कैसा बिहेवियर है, यू कैन सी फ्रॉम दिस। इसके बाद में फिर हमने कैलकुलेट किया था किसी सॉलिड स्फीयर में जिसमें वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर वॉल्यूम में चार्ज है तो फिर वो नॉन कंडक्टिंग नेचर का होना चाहिए। तो अगर इस तरीके का स्फीयर दिया हुआ है, सपोज दिस इज दैट काइंड ऑफ स्फीयर, और ये जो स्फीयर है इस स्फीयर के लिए भी हमने अंदर वाले पॉइंट्स पे और बाहर वाले पॉइंट्स पे कैलकुलेशंस करी थी। उन कैलकुलेशंस को करने के लिए हमने गॉस लॉ का यूज़ किया था। आप चाहो तो गॉस लॉ के बजाय आपने जो यहाँ से सीखा है आप उसको भी इसमें डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यू कैन डायरेक्टली इम्प्लीमेंट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड हियर। और कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है उस रिजल्ट को, तो मैंने जैसे यहाँ पे बोला था कि क्यू चार्ज है जो कि इस पूरे वॉल्यूम में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू वॉल्यूम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और फिर हमने रो भी डिफाइन कर लिया था इसके लिए कि चार्ज डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो दिस वाज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और मुझे बाहर वाले पॉइंट पे अंदर वाले पॉइंट पे कैलकुलेट करना था। तो सपोज़ मैं पहले अंदर वाले पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो अगर मैं अंदर के किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ जिसके डिस्टेंस यहाँ से लेट से स्मॉल आर के बराबर है, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मैं एक स्फेयर यहाँ पर इमेजिन कर लेता हूँ। लेट से एक स्फेयर है जो कि स्मॉल आर रेडियस का है। अब आप देखो कि आपने यहाँ पर इस पूरे रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो आर रेडियस और उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक का। और जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। क्या सीखा हमने यहाँ पर इससे, तो इससे हमने ये सीखा है कि एक स्फेरिकल लेयर अगर होती है और उस पर अगर यूनिफॉर्म पूरे लेयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो आप बोल सकते हो कि अंदर के किसी पॉइंट पे 0 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और बाहर के किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो ये इस लेयर को एक तरीके से इसका जो टोटल चार्ज है उस टोटल चार्ज को आप इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड अज्यूम करके ये काम कर सकते हो, दिखा सकते हो कि इट इज़ इक्विवेलेंट टू दिस। यहाँ पर भी आप उस इसको अप्लाई करो। तो जैसे मान लीजिए आपको इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, तो बहुत सारी लेयर्स हैं यहाँ पर अभी, यानी इसके बियॉन्ड एक स्फेरिकल लेयर मान लीजिए, ये मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो स्मॉल आर रेडियस से ज़्यादा रेडियस की एक स्फेरिकल लेयर ये है, एक ये दूसरी स्फेरिकल लेयर है। इस तरीके के बहुत सारे स्फेरिकल लेयर्स हैं, और इस पूरे किसी भी एक स्फेरिकल लेयर को आप उठा लो, उस पूरे पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, भले चार्ज कुछ भी होगा लेकिन वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इस लेयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा। तो ये जितनी भी लेयर्स हैं
ये लेयर्स अपने अंदर किसी भी पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकती। अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट, कोई पॉइंट लेता हूँ इस लेयर के अंदर, तो इस लेयर की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ तो इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जितने भी यहाँ पर ये लेयर्स आएंगी इन लेयर्स का कोई भी कंट्रीब्यूशन इस पॉइंट पे नहीं होने जा रहा है। तो इस पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन किसका होने जा रहा है? तो जो अंदर वाली लेयर्स हैं, इस तरीके की आप स्फेरिकल लेयर लेते जाओ, ये स्फेरिकल लेयर, ये स्फेरिकल लेयर, और जितनी भी ये स्फेरिकल लेयर्स होंगी इन सभी लेयर्स के लिए ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट एक आउटसाइड पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो दिस पॉइंट इज आउटसाइड फॉर दीज लेयर्स एंड दिस पॉइंट इज इनसाइड फॉर दिस लेयर्स। तो इन लेयर्स की वजह से यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, लेकिन इन लेयर्स की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और किसके सिमिलर आएगा, किसके जैसा आएगा? एक पॉइंट चार्ज के जैसा आएगा। यानी इस लेयर के ऊपर जितना भी चार्ज है उस चार्ज को आप इस पॉइंट पे रख दो, अगले लेयर पर जितना भी चार्ज है उसको आप यहाँ पे सेंटर पे रख दो, फिर अगली लेयर पर जितना भी चार्ज है उसको आप सेंटर पे रख दो। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पूरा मैंने जो शेडेड पोर्शन दिखा रखा है, इस शेडेड पोर्शन के अंदर जो भी टोटल चार्ज यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ये उस पूरे चार्ज को आप यहाँ पर इसके अंदर रख सकते हो, और एक पॉइंट चार्ज की तरह यहाँ पर फॉर्मूला लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हो। तो लेट अस डू दिस। तो ये जो स्मॉल आर रेडियस है, इसके अंदर सपोज यहाँ पे जो चार्ज है उसको मैं क्यू बोल देता हूँ। सपोज क्यू चार्ज है इस स्मॉल आर रेडियस के अंदर जो मैंने इतना पार्ट यहाँ पे सेटेड कर रखा है, और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट था जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो बस मुझे ये चार्ज निकालना पड़ेगा कि ये चार्ज कितना होगा, तो वो हम आराम से डेंसिटी से निकाल सकते हैं कि इतने वॉल्यूम के अंदर इतना चार्ज है तो इस वॉल्यूम के अंदर इतना चार्ज होगा। तो इसके वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। तो के इज़ 1/4πε0। क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो क्यू इज़ रो डेंसिटी मल्टीप्लाइड विथ कि कितने वॉल्यूम में आप चार्ज निकाल रहे हो, 4/3π स्मॉल आर क्यू में चार्ज कैलकुलेट किया जा रहा है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ किया, ये 4π कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 यहाँ पे आ गया, आर स्क्वायर एक आर बचेगा यहाँ पर। तो यू विल गेट द सेम फॉर्मूला ऑफ रो आर डिवाइडेड बाय 3ε0। तो आप देख सकते हो कि जो ये शेल वाला जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, जो लेयर वाला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसको शेल थ्योरम भी बोलते हैं। ये जो सब हमने यहाँ पे किया है कि एक शेल अंदर ऐसे करती है, तो वो सब इसको कई बार शेल थ्योरम भी बोल दिया जाता है। खास करके ग्रेविटेशन में ये वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है, शेल थ्योरम। शेल थ्योरम का मतलब एक इस तरीके का अगर एक थिन शेल है, वो अपने अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, बाद में जब हम मास की बात करेंगे ग्रेविटेशनल में, तो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। दैट इज़ ऑल्सो नोन एज शेल थ्योरम। तो उसी शेल थ्योरम का हमने यहाँ पर यूज़ किया और ये रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया। तो गॉस थ्योरम का भी आप यूज़ कर सकते हो, और उसके साथ साथ जो आपने यहाँ से सीखा उसको आगे इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। इन्हीं चीज़ों को अगर आप बाहर वाले पॉइंट के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो अगेन वही बात है। तो इस पॉइंट पे अब ये सब के सब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, इसके वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसके वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, सबके वजह से आएगा। और होता क्या है यहाँ पर कि ये जो भी चार्ज है इस लेयर के ऊपर, उस चार्ज को आप यहाँ पे कंसंट्रेटेड मान सकते हो सेंटर पे, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो सभी के लिए आउटसाइड ही है, पूरे के लिए आउटसाइड हो गया। जितनी भी लेयर्स आप बनाओगे सबके लिए पॉइंट जो है आउटसाइड वाला पॉइंट हो गया। तो आपको पूरा चार्ज तो पता ही है कि पूरा चार्ज यहाँ पर क्यू के बराबर है। तो अगेन वही के क्यू बाय आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो पूरा चार्ज क्यू के बराबर, और इन सभी की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिंपली क्या हो जाएगा? के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के इक्वल। तो इस तरीके से जो हमने एक थिन शेल के लिए होलो स्फेरिकल सीखा है उसको कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। बस शर्त यही है कि इस पूरे लेयर पे जो चार्ज होना चाहिए वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। दिस इज़ द ओनली कंडीशन। ऑब्वियसली स्फेरिकल होना चाहिए, तो स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लेयर होनी चाहिए। तो आप अंदर और बाहर वाले पॉइंट्स के लिए इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे स्फेयर से रिलेटेड, और इसमें जो चार्ज डेंसिटी, अब तक हम यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे थे, इसमें मैंने वेरिएबल चार्ज डेंसिटी का केस लिया है। तो चार्ज डेंसिटी यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जो स्मॉल आर है वो रेडियल डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है। रो नोट कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इस तरीके से चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है। और वॉल्यूम में जब भी चार्ज होता है तो हम बोलते हैं कि वो नॉन कंडक्टिंग टाइप का होगा। कंडक्टर में वॉल्यूम में चार्ज नहीं होता है, मटेरियल में चार्ज नहीं आता, जो भी चार्ज होता है वो सरफेस पे ही होता है कंडक्टर के लिए। तो जब भी हम वॉल्यूम में चार्ज की बात करेंगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो कंडक्टर नहीं है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, और पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ यूजिंग गॉस थ्योरम, जो कि हमारा बेसिक है। और इसके अलावा जो शेल थ्योरम हमने देखा है उसका यूज़ करके भी वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज दिस इज दैट इज स्फीयर, रेडियस इज कैपिटल आर,
तो पहले मुझे अंदर के पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। तो जिस तरीके से हम पहले करते हैं क्वेश्चंस, तो कुछ इस तरीके का आप एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे ले लोगे, और गॉसियन सरफेस लेने के बाद में इसकी रेडियस वगैरह आप दिखा दो। रेडियस आर है यहाँ पर इसकी, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, क्योंकि अभी भी जो चार्ज है वो स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किस तरीके से स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप लेयर बाय लेयर चलते जाओ। एक स्फेरिकल लेयर लिया आपने, उस पर्टिकुलर लेयर पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर अगला लेयर लिया तो उस पर डेंसिटी कुछ और है, लेकिन उस पूरे लेयर के लिए डेंसिटी सेम होगी। फिर उसके बाद अगला लेयर लिया तो डेंसिटी चेंज होगी, आर के साथ साथ डेंसिटी चेंज होगी डिफरेंट लेयर्स पे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर लेयर, जैसे मान लीजिए मैंने यही दिखा रखा है, तो इसके इस पॉइंट पे वो डेंसिटी, इसके इस पॉइंट पे वो डेंसिटी, इसके इस पॉइंट पे वो डेंसिटी है। तो अभी भी एक तरीके से स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, और लेयर बाय लेयर आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम कर सकते हो। बस अब फ़र्क इतना ही है कि जो डेंसिटी है वो लेयर बाय लेयर, एक लेयर से दूसरे लेयर की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी वेरी करेगी, लेकिन विद इन वन लेयर, एक लेयर के अंदर अंदर जो डेंसिटी है वो हर जगह पे सेम है। तो अभी भी स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है यहाँ पे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी अभी सिमेट्रिकली होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो यही पॉसिबल है कि वो रेडियल हो। इसके अलावा और कोई दूसरी डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती है, क्योंकि जो भी आप स्फेरिकल लेयर ले रहे हो उस स्फेरिकल लेयर के हर एक पॉइंट एक जैसे हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने यहाँ पे देख लिया किस तरीके से रेडियली आउटवर्ड टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, रेडियल होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो इट मस्ट बी रेडियल, और इस पर आप जिस तरीके से गॉस थ्योरम अप्लाई करते आए हो गॉस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। तो अगेन एलएचएस आप देखोगे बिल्कुल वैसे ही आ जाए, क्योंकि जो भी आप देखोगे यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर वगैरह सब इसी डायरेक्शन में आते चले जाएंगे। तो ई और डी ए के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री मेंटेन रहेगा जैसे पहले रहता है। तो मैं अब एलएचएस को बार बार पूरी तरीके से एलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ, बहुत बार हमने इस तरह कैलकुलेशंस कर रखी हैं। तो आई एम जस्ट राइटिंग ई इंटू 4πr² एंड दिस इज इक्वल टू द क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस नाउ, क्यू इनक्लोज्ड कि अंदर यहाँ पे कितना चार्ज है। अंदर का मतलब है कि ये जो पूरा हमने यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस ले रखा है, और इससे जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है इस गॉसियन सरफेस से, उस वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। तो ये चार्ज कैलकुलेट करने के बाद ही फिर हम इसको यहाँ रख पाएंगे और आगे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हाउ टू फाइंड दिस चार्ज, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा। पहले तो हमने क्या कर लिया था, जब वॉल्यूम के अंदर चार्ज था तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था, तो हर जगह वही डेंसिटी थी, तो एक बड़े वॉल्यूम से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन अब एक बड़े वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने के बजाय एक छोटा वॉल्यूम हमें लेना पड़ेगा, इनफाइनेटेसिमल वॉल्यूम लेना पड़ेगा, और उस वॉल्यूम से हम वहाँ की चार्ज डेंसिटी, लोकल चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई करके वहाँ का चार्ज लिख सकते हैं। तो अब ये क्यू इनक्लोज्ड फाइंड आउट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे इस आर रेडियस के स्फेयर के अंदर अंदर कितना यहाँ पे वॉल्यूम में चार्ज है वो निकालना है। तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अलग से कैलकुलेशन कर देता हूँ इसके। सपोज़ मैं यहाँ पर एक ये एलिमेंट ले लेता हूँ जो कि है थिन स्फेरिकल शेल। तो थिन स्फेरिकल शेल एलिमेंट ले लिया, लेट से इसकी रेडियस y और इसके जो थिकनेस है उसको मैंने dy बोल दिया। तो y रेडियस dy थिकनेस का एक स्फेरिकल शेल ले लिया, और इस वॉल्यूम के अंदर अंदर कितना चार्ज है उसको लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज होगा, तो ये हो जाएगा रो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इज़ 4πr² इंटू 4π, ये सॉरी y² हो जाएगा आपके, 4πy² इंटू dy। मैं r यहाँ पर नहीं लिखना चाहता क्योंकि r मैं ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 4πy² इंटू dy। रो की जो वैल्यू है, तो रो की वैल्यू किसी y डिस्टेंस पे सेंटर से कितनी हो जाएगी, तो आप उसको रख लो रो नॉट y/r। आप चाहो तो r भी लेके कैलकुलेशंस कर सकते हो, बस मैं जस्ट उसको अवॉइड करना चाहता हूँ, सिंबल्स मैच ना करें इसके लिए। तो मेरे को 0 से लेकर के r तक चाहिए, तो बस मैं इसको इंटीग्रेट कर लूँगा और उससे जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो आ जाएगा 0 से लेकर के r तक का। अगर मेरे को पूरा चार्ज चाहिए कि 0 से लेकर कैपिटल R तक का कितना है, तो स्मॉल r की जगह पे मैं कैपिटल R रख दूँगा। तो यहाँ पे देख लीजिए जो भी आता है कॉमन, जो भी कॉन्स्टेंट्स उनको आप बाहर निकाल लो। तो 4π रो नॉट बाई कैपिटल R, तो दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट, और ये जो y³ है इसका इंटीग्रेशन होगा y4/4, और जब ये सब लिमिट रखेंगे तो इट विल बी r4/4। यू कैन सी दैट कि 4 कैंसिल हो जाता है यहाँ से, तो ये हो जाएगा पाई रो नॉट r4 डिवाइड बाई कैपिटल R। तो दिस इज़ द क्यू इनक्लोज्ड। इस क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू को आप यहाँ पे जस्ट पुट कर लो, और उससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के पॉइंट्स पे निकाल सकते हो कितना होगा। तो दिस इज़ 1/ε0 क्यू इन इज़ पाई रो नॉट r4 स्मॉल r4 डिवाइड बाय कैपिटल R। नाउ यू कैन सी दैट की इलेक्ट्रिक फील्ड इज़
आप ये पाई वगैरह आपस में कैंसिल कर लो, पाई विल बी कैंसल्ड, आर स्क्वायर है, आर फोर है तो आर स्क्वायर बचेगा सिर्फ यहाँ पे। तो फाइनल आंसर फॉर अंदर वाले पॉइंट, तो रो नॉट आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, 4 यहाँ पर आ गया होगा और ये कैपिटल आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब के बार जो आ रहा है वो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो इस पर भी हम कमेंट करेंगे इसमें, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये हमारा आंसर आ गया अंदर वाले पॉइंट्स के लिए। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन है वो क्लियर है हमें कि इस तरीके से रेडियल डायरेक्शंस आनी चाहिए। ये हो गया अंदर वाले पॉइंट्स के लिए। बाहर वाले पॉइंट्स की जहाँ तक बात है, तो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए फॉर आर ग्रेटर देन आर, तो अगेन LHS तो वही रहेगा, बस हमारा जो गॉसियन सरफेस है दैट गॉसियन सरफेस नाउ विल बी चेंज्ड। तो गॉसियन सरफेस आप इस तरीके का एक ले लो। अगेन आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियल, तो इस तरीके का रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए। ठीक है, कोई खास बड़ी बात अब यहाँ पर नहीं होनी चाहिए गॉसियन सरफेस वगैरह लेना। तो इट इज़ E इंटू 4πr², दिस इज़ द LHS। RHS में आप बोलोगे कि ठीक है सारा चार्ज तो इसके अंदर ही है, जो भी स्फेयर है वो स्फेयर ही जब इसके अंदर है तो सारा चार्ज भी इसके अंदर ही अंदर है। तो अगर उस पूरे चार्ज को अगर आप क्यू बोल देते हो, लेट्स से एक बार को मैंने कैपिटल क्यू बोल दिया उसको, तो क्यूब एप्सिलॉन नॉट, आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मेट है वो k³ जैसा ही है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही देख रखा है कि एक एक यहाँ पे लेयर 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 चलती जा रही है, और वो सभी जो लेयर हैं इस पूरे लेयर पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर अगली लेयर पे डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया लेकिन उस लेयर के लिए यूनिफॉर्म है। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाले लेयर्स हैं, और ये लेयर बाहर वाले पॉइंट के लिए क्या करती हैं, तो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती हैं। कहाँ पर रखा होता है वो पॉइंट चार्ज? सेंटर पर रखा होता है एक तरीके से। तो बिल्कुल वैसा ही आ गया। आप सारे लेयर्स का चार्ज यहाँ पर रख दोगे तो ये कंप्लीट चार्ज हो गया, कैपिटल क्यू जो टोटल चार्ज होना चाहिए। तो k³/r², इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। आप चाहो तो इसमें कैपिटल क्यू की वैल्यू रख सकते हो। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू लाने के लिए आप ऐसा करो कि इस स्मॉल आर को कैपिटल आर रख दो, तो आपको मिल जाएगा कि कैपिटल आर तक टोटल कितना चार्ज था इसके अंदर। तो यू विल फाइंड दैट कि जो क्यू है, आप कैपिटल आर यहाँ पर रखोगे तो 1 आर विल बी कैंसल्ड, और ये हो जाएगा पाई रो नॉट आर क्यू। तो यू कैन पुट इट हियर एंड फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। बाहर के लिए वही पैटर्न है, E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r² या E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², क्योंकि वो k³ जैसा ही आएगा। लेकिन अंदर वाले पॉइंट पे ही बदलता है। जब हमने यूनिफॉर्म डेंसिटी ली थी तो रो r/3 आ गया था, और अब कुछ इस तरीके का आ रहा है, प्रोपोर्शनल टू r² यहाँ पे आ रहा है। इसी को आप इस तरीके से भी कर सकते थे, जो हमने शेल थ्योरम ये सब कुछ जो अप्लाई किया था प्रीवियस सेक्शन में, उसका यूज़ करते हुए भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। और कैसे? अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, जस्ट यहाँ पे कि मैं बोलूँगा कि यहाँ तक का जो यहाँ पे लेयर्स हैं, ये लेयर ये लेयर ये लेयर, इन सभी के लिए पॉइंट बाहर है, ठीक है। लेकिन ये जो लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है, इन सभी पॉइंट के लिए, ये इन सभी लेयर्स के लिए ये जो पॉइंट है वो अंदर वाला पॉइंट है। तो ये जो भी लेयर्स हैं, ये लेयर्स यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे प्रोड्यूस होगा वो अंदर वाली ये जो लेयर्स है वही कर रही होंगी। और अंदर वाली लेयर्स बाहर के किसी पॉइंट पे किस तरीके से बिहेव करती हैं, पॉइंट चार्ज की तरह। तो सारा अंदर का चार्ज आप जोड़ लो, उसको सेंटर पे रख दो और k³ फॉर्मूला लगा दो सिंपली। तो मेथड नंबर 2 कैन बी फ्रॉम आवर लर्निंग, तो दिस विल बी k³। मैं स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको। तो k इज़ 1/4πε0, दिस q विल बी, तो q हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है कि स्मॉल r में कितना चार्ज रहता है, तो इतना चार्ज रहता है स्मॉल r में, तो पाई रो नॉट r4/r, और ये हो जाएगा r²। तो यू कैन सी कि यहाँ पे r² बचेगा, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और आपको वही आंसर मिल जाएगा, रो नॉट r² डिवाइड बाई 4ε/2r। तो रो नॉट r² डिवाइड बाई 4ε/2r। तो डायरेक्टली आप उस शेल वाले सिस्टम का यूज़ करके भी निकाल सकते हो। और बाहर वाले पॉइंट के लिए तो मैंने वैसे ही एक्सप्लेन कर दिया इसको कि सारे चार्ज को आप सेंटर पे कंसंट्रेटेड मानो, लेकिन ये काम आप तभी कर सकते हो जब एक एक स्फेरिकल लेयर जो इस तरीके की हो, सब पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। यानी इस स्फेरिकल लेयर पे अपना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अगली स्फेरिकल लेयर उस पर अपना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अगली स्फेरिकल लेयर उस पर अपना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक ही लेयर पे यहाँ 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 अगर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होंगे तब ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन ये अभी होना पॉसिबल हो रहा है क्योंकि एक एक स्फेरिकल लेयर पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है मुझे। इन सभी कैलकुलेशन से हम एक और कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स में हमारी हेल्प कर सकता है अगर हम उसको याद रखें तो। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे जो रो लिया था वो रो लिया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। थोड़ा इसको जनरलाइज करते हैं। लेट रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर n।
तो अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो अगर रो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन है यहाँ पर इसमें, तो जो आप यहाँ पे चार्ज निकालोगे, मैं अंदर वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ फिलहाल सिर्फ, ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इनर पॉइंट्स, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट के लिए आप देख लो वही के क्यूब आर स्क्वायर, बस क्यू आप कैसे भी कैलकुलेट कर लो, के क्यूब आर स्क्वायर वही वाला ही यहाँ पे फील्ड आएगा। अंदर में ही कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। जो हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लिया था तो ई इज़ प्रोपोर्शनल टू आर आया था, जो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन लिया तो इज़ प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा है। तो अंदर में मुझे कुछ थोड़ा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो उसी पे मैं थोड़ा यहाँ पे कमेंट करना चाह रहा हूँ, आगे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो रो इज़ प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन अगर ऐसा दिया जाए तो जो आप क्यू इन कैलकुलेट करोगे तो आप करते क्या हो यहाँ पर कि रो लिखते हो, तो रो में आपने यहाँ पे वाई आर लिखा था सिर्फ यहाँ पे, अब यहाँ पर एक एन पावर आ जाएगी, और जब यहाँ पर आप वॉल्यूम लिखोगे तो वही 4 पाई वाई स्क्वायर डी वाई आएगा, तो एन पावर एन प्लस 2 हो जाएगा, ये यहाँ पर n प्लस 2 हो जाएगा, जो आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो वो n प्लस 3 हो जाएगा। तो चार्ज में मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू r की पावर n प्लस 3, ठीक है। कहाँ से आया वो हमने देख लिया यहाँ पर इसमें कि जो n है वो तो आता ही है इसका, ठीक है, उसके साथ में 4 पाई वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो गया, तो n प्लस 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो n प्लस 3 हो गया, और उस n प्लस 3 को जो आप यहाँ पर पहुँचाओगे, यहाँ पर पहुँचा दोगे इसमें, जब इनको बराबरी करोगे तो n प्लस 3, और ये आर स्क्वायर यहाँ पर आएगा ही आएगा, क्योंकि ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा, तो ये 2 जो है वो यहाँ नीचे आएगा, तो n प्लस 3 में से 2 पावर आप कम कर दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, किस पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, मैं उसको स्पेसिफाई कर देता हूँ, r लेस देन r, तो दैट विल प्रोपोर्शनल टू r की पावर n प्लस 3, और फिर ये आर स्क्वायर नीचे आ गया, तो इसका मतलब दिस इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर n प्लस 1। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि अंदर वाले पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r के पावर n प्लस 1 के प्रोपोर्शनल है, और उसमें r के पावर n क्या है, तो r के पावर n यहाँ से आप लिंक करो कि रो इज़ प्रोपोर्शनल टू r के पावर n, और आप देख भी सकते हो कि ये रिजल्ट अब तक चलता भी आया है। जैसे जो हमने यहाँ पर अभी यहाँ पर लिया कि रो इज़ प्रोपोर्शनल टू r, यानी r के पावर 1, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आ गया। जो हमने कांस्टेंट डेंसिटी ली थी तो वहाँ पर भी था एक तरीके से कांस्टेंट डेंसिटी में आप बोल सकते हो कि रो इज़ प्रोपोर्शनल टू r की पावर 0, तो एक पावर बढ़ा दो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो r की पावर 0 प्लस 1 यानी कि 1 हो गया। जब r के पावर 2 लोगे तो 3 हो जाएगा, 3 लेंगे 4 हो जाएगा, तो जितना भी रो में पावर रहेगा उसका एक ज़्यादा पावर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में कई बार इस तरह से दे देते हैं, तो उसमें हम इस पैटर्न को देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेंसिटी किस तरीके से, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया तो हम ये बता सकते हैं कि डेंसिटी कैसे वेरी कर रही होगी, और अगर हमें डेंसिटी बता दी गई तो हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन किस तरीके का यहाँ पर हो रहा होगा। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। लेकिन जब हम बाहर की बात करेंगे तो बाहर की बात में कोई बात है ही नहीं, एक तरीके से दम नहीं है, क्योंकि इस तरीके का जो भी होगा उसमें हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी नेचर का आएगा, के क्यूब आर स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल क्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा कि टोटल कितना चार्ज है, अब वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उससे कोई मतलब नहीं, बस कितना चार्ज है बस वो आ रहा है, मतलब है, लेकिन मतलब किससे है कि वो रेडियली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, आर का एक फंक्शन होना चाहिए। अगर वो आर का फंक्शन है तो इसी तरीके का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर में से ये होगा। लेकिन यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो थोड़ी अलग अलग तरीके की आ रही है फॉर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ रो। लेकिन अब ये सारी चीज़ें अप्लीकेबल नहीं होंगी अगर हमें रो का फंक्शन अगर कुछ और तरीके का दे दिया जाए। मान लीजिए कि रो का फंक्शन हमें कुछ ये दे दिया, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 - r/r, कुछ इस तरीके का फंक्शन दिया जा सकता है। तो अगर ऐसा फंक्शन दे देंगे तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला नहीं चल पाएगा। फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला तभी चल पाएगा जब ये कुछ इस तरीके का रो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r ऐसा कुछ दिया जाए, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी दिखाई देगी। लेकिन अगर रो का फंक्शन ऐसा दे दिया जाएगा तब तो ऐसा नहीं हो पाएगा, तो उस केस में कुछ अलग तरीके के फंक्शंस आएंगे। तो फिलहाल आप इनके लिए याद रख लो कि इनके लिए कुछ इस तरीके का यहाँ पर है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसके बाद नेक्स्ट ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी ऑफ ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो सपोज दिस इज़ अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और इसमें यूनिफॉर्म डेंसिटी चार्ज की है वॉल्यूम के अंदर, और इसमें से एक स्फेरिकल कैविटी यहाँ से बाहर निकाल दी गई है। तो कैविटी स्फेरिकल है यहाँ पर, तो स्फेरिकल कैविटी यहाँ से निकाल दी गई है, यानी कि कोई मटेरियल अब यहाँ पर इसके अंदर नहीं है, दिस इज़ कैविटी। और मुझे कोई भी रैंडम पॉइंट है, सपोज ये कोई भी एक रैंडम पॉइंट है और इस रैंडम पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है इसके वजह से। तो वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस रैंडम पॉइंट। तो देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मैं सपोज पॉइंट्स को मार्क कर देता हूँ कि जो ओरिजिनल स्फीयर है उसका जो सेंटर है लेट्स से वो O है,
और यहाँ पे ये जो कैविटी वाला स्फीयर है इसके सेंटर को मैं सपोज सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, सपोज दैट पॉइंट इज़ पी। अब ये जो कैविटी वाले प्रॉब्लम्स हैं ये हम सेंटर ऑफ मास में भी करते आए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी करते रहे हैं। तो उसमें जनरली हम करते क्या है कि जो भी यहाँ पर ये जहाँ पे कैविटी है, जहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पर इक्वली पॉजिटिव और नेगेटिव से उसको फिल कर दिया जाता है। जैसे पहले हम अगर सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो वहाँ पर हम कुछ पॉजिटिव मास डेंसिटी और नेगेटिव मास डेंसिटी का कंसेप्ट डेवलप करके उसको कर लेते थे। यहाँ पर मास के बजाय बस चार्ज हो जाएगा। उसके बाद में जब हम मैग्नेटिज्म वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे वो करंट डेंसिटी वगैरह हो जाती है, करंट डेंसिटी को हम पॉजिटिव नेगेटिव करके कर लेते हैं। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे, इसमें मैं ऐसा करता हूँ कि एक प्लस रो भी फिल कर देता हूँ और उसके साथ साथ माइनस रो भी एट द सेम टाइम फिल कर देता हूँ। तो अगर मैं इसमें प्लस रो एंड माइनस रो एट द सेम टाइम फिल कर दूँ तो इफेक्टिवली कुछ भी चेंज नहीं आया, यानी कि प्लस रो की वजह से जितना चार्ज आया माइनस रो की वजह से उतना चार्ज चला गया वापस से। तो इफेक्टिवली अभी भी यहाँ पर ये वैक्यूम है, लेकिन इससे हमें बेनिफिट क्या हो गया कि ये अंदर का प्लस रो और ये जो ओरिजिनली ये जो प्लस रो था ये सारा मिलकर के एक स्फीयर जो है वो कंप्लीट कर देगा हमारे लिए। तो लेट अस कंप्लीट दिस। तो ये एक पूरा स्फीयर कंप्लीट हो गया जिसमें पूरे पे डेंसिटी मैं बोल सकता हूँ कि रो है यहाँ पर, और इसके साथ मैं सुपर इम्पोज कर दूँ, इसको दोनों को मिला दूँ छोटे स्फीयर को। तो बड़ा स्फीयर छोटा स्फीयर ये मिल गए इसमें आपस में। यहाँ पे पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं, लेट अस दिस इज ओ, और यहाँ पर ये कहीं सी था और लेट से यहाँ कहीं पर ये पी था, और इसमें ये सी है और सपोज यहाँ पर ये पी है। नाउ दिस इज ऑल्सो फिल्ड एंड दिस इज फिल्ड विथ माइनस रो। तो इन दोनों को सुपर इम्पोज कर दें, ऐड कर दें, मिला दें, तो एक तरीके से दिस इज एडिशन ऑफ दिस टू विल गिव मी दिस वन। अब मैं क्या करता हूँ कि अब ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर मैं इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूँ, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूँ और दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा दोनों को ऐड करने के बाद में। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो सॉलिड स्फीयर के लिए आप याद कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आता कैसे है। सॉलिड स्फीयर अगर है यहाँ पे, तो सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो अंदर के पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक तो वो रेडियल होता है, सीधी सी बात ये है, और वो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होता है। और क्योंकि वो आर के डायरेक्शन में होता है तो आप आर वेक्टर भी यहाँ पे इसमें यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको कंप्लीट वेक्टर में करना चाहूँगा, क्योंकि अब इसके लिए तो रेडियल डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसके लिए रेडियल डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो वो डायरेक्शन का मुझे पता नहीं कि क्या एंगल और ये सब है, तो कंप्लीट वेक्टर में करना ही अच्छा रहेगा इसको। तो लेट अस डू इट वेक्टोरियली। तो यहाँ पर ओ से पी का ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं R1 वेक्टर बोल देता हूँ, और मुझे फिर जब इसके लिए भी लिखूंगा तो इसके लिए भी पॉइंट अंदर ही है, तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और इसके सेंटर से फिर आप रेडियल वेक्टर देखो यहाँ पर इसका, तो ये हो गया R2 वेक्टर। अगर मैं उनको इन डायग्राम में दिखा दूँ तो दिस इज़ आवर R1 वेक्टर, और यहाँ से ये जो वेक्टर है दिस इज़ द R2 वेक्टर। तो इसकी वजह से P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रो R1 डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू दिस स्फीयर ओनली, एंड ड्यू टू दिस स्फीयर ओनली रो के जगह पर आप माइनस रो रख लो, और उसके बाद में R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों को ऐड किया, इट विल गिव द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐड करना ऐसा लग रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो गया, ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से जो आना चाहिए था उसको आपने हटा दिया, ठीक है। और होना भी ऐसे ही चाहिए कि भाई ये पूरा रहता तो इतना करता, अब ये अगर पार्ट आपने हटा दिया है तो उसका कंट्रीब्यूशन एक तरीके से हटता हुआ दिख रहा है। हमने भले ही एडिशन किया लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि हमने सब्ट्रैक्ट ही किया है, क्योंकि रो की जगह माइनस रो आ रहा है। अब इसमें थोड़ा और मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके इसको थोड़ा और अरेंज कर सकते हैं। तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैन बी टेकन आउट, और यहाँ से आप R1 माइनस R2 कर लो, ठीक है, R1 माइनस R2 हो जाएगा। R1 माइनस R2 का अपना इंपॉर्टेंस है इस डायग्राम के अंदर, और आप इसमें जो ट्राइंगल लो होता है वेक्टर का आप उसको यूज़ करो। जैसे R1 वेक्टर ये है और उधर की तरफ R2 था उस साइड में, तो इधर की तरफ यहाँ पर ये माइनस R2 हो जाएगा। तो ये R1 और उसमें एक तरीके से आप प्लस कर रहे हो माइनस R2 को, तो R1 माइनस R2, तो कौन सा वेक्टर मिल जाएगा, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, O से चले आप P पर पहुँचे, फिर P से आप C तक पहुँच गए, यहाँ पर P से C पर पहुँच गए आप यहाँ पर माइनस R2 को पकड़ करके,
तो आपको ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। तो पूरा एक ट्राइंगल, वेक्टर ट्राइंगल यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। और सपोज ओ से सी का जो वेक्टर है वो आर वेक्टर है, तो आप इसको बहुत और अच्छे तरीके से लिख सकते हो। रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ओ सी वेक्टर को मैं आर वेक्टर का नाम दे रहा हूँ वहाँ पे, तो दिस इज रो आर वेक्टर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो एक बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया, जिसमें जो आर वेक्टर है वो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस आर वेक्टर सिंपली रिप्रेजेंट्स, आर इज वेक्टर ज्वाइनिंग दिस सेंटर्स, यानी कि जो यहाँ पे बड़ा स्फेयर है वो उसे छोटे स्फेयर के सेंटर को ज्वाइन करने वाला यहाँ पर ये वेक्टर है। और अब ये रिजल्ट आने के बाद में आप और भी कंक्लूजन्स यहाँ पे निकाल सकते हो। इसमें क्या कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं, आपने पी पॉइंट लिया और पी पॉइंट का जो पहचान थी, पी पॉइंट की जो पहचान थी अपनी, वो पहचान किससे आ रही थी कि पी पॉइंट है, ठीक है, तो पी पॉइंट का ओ से पोजीशन वेक्टर R1 है, सी से पोजीशन वेक्टर R2 है। आप अपने अगर पी के बजाय कोई और पॉइंट लिया होता, लेट से आपने ये पॉइंट लिया होता, तो फिर पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाता। ये मान लीजिए R3 हो जाता है यहाँ से, और यहाँ से R4 हो जाता, ठीक है। तो किसी पॉइंट को अगर आप लेते हो तो उस पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर हैं ओ से सी से, वो एक तरीके से उसकी आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है। लेकिन अल्टीमेटली वो पहचान उससे वापस ले ली गई। R1 R2 इस पॉइंट की पहचान थे कि ओ से पोजीशन वेक्टर ये है, सी से पोजीशन वेक्टर ये है, लेकिन फाइनली वो पहचान ख़त्म हो गई और सिंपली यहाँ पर ये R वेक्टर आ गया, यानी P तो बिल्कुल आउट ही हो गया। यानी O से C वाला जो वेक्टर है वही डिसाइड कर रहा है कि क्या यहाँ पर फील्ड होगा, बाकी तो चीज़ें वही है, रो 3 एप्सिलॉन नॉट, बाकी चीज़ तो कांस्टेंट है। तो कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पर जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हो, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिसाइड कर रही है, वो सिर्फ R वेक्टर है। तो इससे वी कैन कंक्लूड कि P पॉइंट ले लो या ये पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, अल्टीमेटली उस पॉइंट की पहचान खत्म हो जाएगी। पहचान खत्म हो जाने का मतलब है कि सारे पॉइंट एक जैसे हैं और हर जगह पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, तो O और C के बीच में कितना गैप है, या फिर O और C को कनेक्ट करने वाला पोजीशन वेक्टर यहाँ पर क्या है, सिर्फ उससे यहाँ पर ये डिसाइड हो जाएगा कि व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी। तो वी कैन कंक्लूड कि electric field inside the cavity is uniform. This is a uniform electric field. Direction from O to C. अगर रो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, अगर रो पॉजिटिव है तो O से C हो जाएगा, OC वेक्टर। अगर रो ही नेगेटिव निकल गया तो फिर सी से ओ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बस फर्क कितना पड़ेगा, लेकिन होगा ओ और सी को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। तो डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू सी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कंसिडरिंग कि लेट से रो इज पॉजिटिव, रो अगर नेगेटिव हुआ तो आप उल्टा कर दो, इसका सी टू ओ कर दो। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और ये जो रिजल्ट है बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। डिफरेंट जो भी एग्जाम्स हैं आपको बहुत बार ये क्वेश्चन मिलेंगे, और इवन इरोडो में भी दिस इज़ गिवन एज ए क्वेश्चन। मैं एक बार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बनाता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का जो डायग्राम है, एक बार लेट से उसको ड्रॉ कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनेंगी। तो ये मैंने एक रेफरेंस लाइन बना दिया जो मेरे को बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरीके के डायरेक्शन में होगा। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसा है। तो दिस इज़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिस तरीके से आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हो बिल्कुल वैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसका जो डायरेक्शन है दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ओ से सी की तरफ कुछ इस तरीके का डायरेक्शन यहाँ पर होने वाला है। तो जैसे मैंने बताया था कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और बहुत बार जी में भी आया हुआ है और इरोडो में भी आपको ये प्रॉब्लम मिल जाएगा। तो जे 2015 में ये क्वेश्चन जब आया था तो उसमें कई सारे ऑप्शंस इसके साथ में थे। तो मैं एक बार यहाँ पर इस प्रॉब्लम को रीड कर देता हूँ और इसका ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्या क्या पूछे गए थे। तो इसमें ये स्फेयर और उसमें कैविटी क्रिएट की गई है, और रेडियस इस बड़े स्फेयर की R1 है, और जो कैविटी है उसकी रेडियस R2 है, और बिल्कुल यहाँ पे सरफेस को टच करते हुए यहाँ पर एक कैविटी है। जो ए डिस्टेंस है दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस R2 माइनस R1 हो जाएगा अगर ये टच करता हुआ है यहाँ पर। तो इसमें तो वही R1 माइनस R2 यहाँ पर लिखा गया है कि जो OP डिस्टेंस है, P इसका सेंटर है, O इसका सेंटर है, और कैविटी के अंदर कोई पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर इन्होंने R लिखा हुआ है। पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटीज R, और पोजीशन वेक्टर ऑब्वियस है कि O से लिया गया होगा या कहीं से भी लिया गया होगा, आई थिंक O से ही लिया गया होगा इसमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट पूछे जा रहे हैं कि क्या कमेंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। तो एक एक करके ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उन्होंने लिखा है कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। तो ठीक है, ये हमको पता है कि कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है।
इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ R2 बट इट डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन R। तो ये बोलता है कि अगर आप ये पॉइंट यहाँ लेते हो तो जो R वेक्टर ड्रॉ करोगे तो उस पर डायरेक्शन डिपेंड करेगा, अगर पॉइंट यहाँ लोगे तो R वेक्टर पर डायरेक्शन डिपेंड करेगा। तो ऐसा तो नहीं होता है कि R वेक्टर पर डायरेक्शन डिपेंड करता है, वो तो सिर्फ O से P को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है बस इस पर डिपेंड करता है। अगला ऑप्शन ये बोल रहे हैं कि ए इज़ यूनिफॉर्म इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन R2, तो सिंपली R2 पर तो डिपेंड नहीं करता है, एंड इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन R, ऐसा भी नहीं है। ए इज़ यूनिफॉर्म इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए बट इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन ए वेक्टर। ए वेक्टर कौन सा है यहाँ पर, इसमें ओ सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने वाला वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड भी ए पे डिपेंड करता है और ए वेक्टर पे डायरेक्शन पे डिपेंड करता है यहाँ पर इसमें। तो ये बोलना गलत होगा कि इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओ। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आप देख लो यहाँ पर भी कि मैग्नीट्यूड जब आप करोगे तो रो बाई 3 एप्सिलॉन इनटू ओ सी हो जाएगा। मैग्नीट्यूड की जब बात करेंगे तो ओ सी एक तरीके से ए यहाँ पर इनके लिए। अब एक ही ऑप्शन बचता है लास्ट ऑप्शन, तो ए इज़ यूनिफॉर्म, ठीक है यूनिफॉर्म है, एंड बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड ऑन ए। तो यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि दोनों ही जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है वो सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने वाले वेक्टर पर डिपेंड करते हैं, और वही आंसर इन्होंने भी इसके लिए दिया हुआ है। तो आंसर इज डी। तो अगेन एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें दिया हुआ है कि 2 स्फेरिकल क्लाउड्स विद चार्ज डेंसिटी प्लस रो एंड माइनस रो इंटरसेक्ट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो रीजन है इस रीजन के अंदर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक प्लस रो डेंसिटी एक माइनस रो डेंसिटी यहाँ पर इसमें, और ये दोनों के सेंटर्स हैं। इन सेंटर्स को मैं C1 C2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दिस आर द सेंटर्स। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक रैंडम पॉइंट यहाँ पे पिक कर लेता हूँ और उस रैंडम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूँ। तो अब ये जो रीजन होगा इस रीजन के अंदर प्लस रो भी है माइनस रो भी है, तो एक तरीके से इस रीजन के अंदर कोई चार्ज है नहीं। इसका मतलब जितना चार्ज प्लस रो की वजह से होगा उतना चार्ज माइनस रो की वजह से होगा, तो इट इज़ अ चार्ज लेस रीजन। एक तरीके से जैसे अभी हमने इससे पहले कैविटी जैसा किया था कुछ वैसा ही दिख रहा है, लेकिन इट इज़ समथिंग डिफरेंट। वहाँ पे वो कैविटी कम्प्लीटली उस स्फेयर के अंदर थी, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये दो अलग अलग स्फेयर्स हैं जो कि मिल करके कुछ कैविटी जैसा बना रहे हैं यहाँ पे। तो लेट अस डू दिस। तो यहाँ पर कोई पॉइंट मैंने ले लिया, उस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब तो सीधा सीधा है कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे तो अब आप सिर्फ इस स्फेयर को देखो जिस पे प्लस रो है, फिर जो आप इसके वजह से निकालोगे तो आप बस इस छोटे स्फेयर को देखो जिससे माइनस रो है, बस दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐड कर लो। तो अगर मैं E1 यहाँ पर लिखता हूँ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इस तरीके के डायरेक्शन में कुछ मैं R1 वेक्टर मान लेता हूँ, तो इट विल बी रो R1 वेक्टर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं सेकंड वाले के वैसे लिखता हूँ तो रो की जगह बस आप माइनस रो रख दो, और सेंटर से ज्वाइन करने वाला इसके लिए वेक्टर R2 ले लो आप, तो इट विल बी R2 डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप सिंपली इनको ऐड कर लोगे तो इट इज़ E1 प्लस E2। तो E1 प्लस E2 करेंगे तो कुछ कॉमन निकल रहा है, आप कॉमन निकाल लो तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इट इज़ R1 माइनस R2। कुछ उसी तरीके के लाइन पे ये क्वेश्चन भी चल रहा है। तो R1 आपको इस डायरेक्शन में जाना है, फिर माइनस R2 डायरेक्शन में जाना है, तो इधर गए फिर इधर गए, और जो नेट होगा वो फिर ये हो जाएगा। तो R1 माइनस R2 का जो नेट है वो ये वाला वेक्टर हो जाएगा R, जो कि दोनों के सेंटर को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर है। तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2 वेक्टर। C1 C2 को अगर मैं R बोलता हूँ तो ये हो जाएगा रो R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अगेन जो हमने कोई भी रैंडम पॉइंट पिक किया था उस पॉइंट की आइडेंटिटी लॉस्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, और अल्टीमेटली सिर्फ आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आंसर इज डिपेंडिंग ऑन वेक्टर ज्वाइनिंग दिस सेंटर। C1 C2 को ज्वाइन करने वाले वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो अगेन वी कैन कंक्लूड कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस कैविटी के अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसका डायरेक्शन डिसाइड हो रहा है C1 C2 को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है इससे डिसाइड हो रहा है। तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस तरीके का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यू कैन सी कि इसी तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुआ है जी में। इट इज़ फ्रॉम जी 2013। तो जी 2013 में ऐसा क्वेश्चन दिया गया था, और उसमें भी इस तरीके की लैंग्वेज थी कि नॉन कंडक्टिंग स्पेस हैं, प्लस रो माइनस रो डेंसिटी है, और इस तरीके से हैं कि वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो ओवरलैप कर रहे हैं तो उस ओवरलैपिंग रीजन के अंदर कुछ उन्होंने प्रश्न पूछे थे। इसमें पहला तो ये पूछा था कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ जीरो। तो हमने ये देखा है कि इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो जीरो नहीं है, वो तो आ रहा है इतना इसके बराबर आ रहा है वो तो ये ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, तो इस पे आते हैं बाद में, पोटेंशियल पे बाद में आते हैं। सी ऑप्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट दिख रहा है।
द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज़ द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी हर जगह पे सेम दिख रहा है, तो सी और डी मुझे करेक्ट लग रहा है यहाँ पे फिलहाल तो, कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, तो हर जगह मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन हर जगह C1 C2 के डायरेक्शन में है। पोटेंशियल पे देखते हैं कि पोटेंशियल क्या हर जगह पे कांस्टेंट है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं पोटेंशियल की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो मैं जस्ट इंटरसेक्टिंग रीजन को ही जस्ट बना देता हूँ यहाँ पे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है, इस तरीके के पॉइंट्स हैं यहाँ पर इसमें। और इन पॉइंट्स पे जैसे मान लीजिए ये दोनों पॉइंट्स हैं, तो पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मतलब है, V कांस्टेंट होने का मतलब है कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हो तो dV ज़ीरो होना चाहिए, पोटेंशियल में कोई चेंज आना नहीं चाहिए। और dV जो होता है वो -E.dr होता है, तो E.dr होता है, तो अगर E जीरो हो जाए तब यहाँ पर ये पॉसिबल है कि dV भी जीरो हो जाए। जैसे अगर एक स्फेरिकल शेल होता था, स्फेरिकल शेल में अगर सिर्फ सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता था। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था तो dV जीरो और V कांस्टेंट हो जाता था, ये हमने देखा हुआ है। तो वैसे कुछ इसका मतलब फिर यहाँ पर भी होना चाहिए, ये अगर जीरो होगा तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, चाहे मैं सीधा इधर चला जाऊँ, dV जीरो हो जाएगा और V कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा फिर उस डायरेक्शन में, E.dr जीरो नहीं हो पाएगा, और E.dr जीरो नहीं हो पाएगा तो अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चले जाओगे तो पोटेंशियल में चेंज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मतलब है कि आप इसके अंदर अंदर कहीं पर भी चले जाओ, यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ से यहाँ चले जाओ, पोटेंशियल में चेंज नहीं आना चाहिए था। पोटेंशियल में चेंज नहीं आने का मतलब dV जीरो होना चाहिए था, लेकिन dV जीरो है नहीं यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, जैसे अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन अगर ट्रू हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तब फिर A के साथ में B मिल जाता हमको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। तो जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे इसके वो होंगे C एंड D, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट। तो आपको वही C एंड D ऑप्शन यहाँ पर इसमें करेक्ट मिल जाएंगे।